हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पांडा के अगले चैप्टर में, जहां पे हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक डेटा फाइल यानी कि हम एक्सेल जो कि सीएसवी फॉर्मेट में कन्वर्टेड होगी, उस फाइल को पांडास के अंदर रीड करेंगे और उसके साथ एनालाइज करेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक है रीड फाइल फ्रॉम सीएसवी। अब डेटा जो हम सीएसवी फाइल से फैच करेंगे, सीएसवी होता क्या है? सीएसवी का मतलब होता है कॉमा सेपरेट वैल्यू। तो सीएसवी एक्सेल की ही फाइल होती है। तो अगर आपके पास एक्सेल की कोई फाइल है तो आप डोंट वरी, आप चिंता ना करें। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके पास एक्सेल की फाइल है तो आप इसे सीएसवी में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये देखिए, ये सेल्स फाइल है और इस सेल्स फाइल को मुझे कन्वर्ट करना है। तो बस आप यहाँ सेवेज पे जाइए और सेवेज पे जाने के बाद जो भी नाम लोकेशन रखना है वो रखने के बाद यहाँ आकर बस उसे सीएसवी ऑप्शन में सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब सीएसवी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। तो सीएसवी में ही आपको ज्यादातर डेटा सेट मिलेंगे। अगर आप केगल से या अदर वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो आपको सीएसवी फॉर्मेट में मिलेगा। और अगर आपके पास खुद की कोई डेटा फाइल है तो वो भी आपको सीएसवी में कन्वर्ट करके ही पांडास में लेना चाहिए। ऐसा क्यों? एक्चुअली पांडा की जो मतलब सीएसवी फाइल जो होती है और इजीली एक्सेस हो जाती है पांडा में, और आसानी से वहां पे इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जिसकी वजह से सीएसवी फॉर्मेट में लेना ही बेटर है। सीएसवी पांडास के अंदर इनबिल्ड भी होता है, पाइथन के अंदर इनबिल्ड होता है ये इंजन, जो इजीली डेटा को एक्सेस कर लेता है। अगर आप एक्सेल या एसक्यूएल लेते हैं तो उसके लिए हमें अलग से इंजन इंपोर्ट करना पड़ता है एक्सेल के लिए, तब जाके हम उस फाइल को वहां रीड कर पाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप सीएसवी फॉर्मेट ही लीजिए। सीएसवी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए तो आप उसे, अच्छा, फाइल कन्वर्ट करने वक्त करते वक्त आप जब आप इसको सेव कर रहे हैं मतलब सीएसवी फॉर्मेट में, तो आप लोकेशन वही चुनिएगा जो कि आपकी, जहां से आप अपने पाइथन की फाइल क्रिएट कर रहे हैं। मतलब अगर आप कहीं और से डेटा फाइल एक्सेस करेंगे तो कई बार पाथ मैच नहीं होता, और जब अपन किसी को और को फाइल शेयर करते हैं, फोल्डर शेयर करते हैं, तो हमारे डेटा मिसमैच हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि अपनी फाइल को आप वहीं सेव करिए जहां पे आपकी पाइथन की बाकी फाइल है। तो मेरा पाइथन का जो फोल्डर है वो है पांडास ट्यूटोरियल, और मैंने अपनी सीएसवी फाइल को इसी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। ये है मेरी सेल्स फाइल, जो एक्सेल की एक फाइल थी, जिसके अंदर बिल आईडी, डेट, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, ब्रांड, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्राइस पर आइटम, अमाउंट एंड डिस्काउंटेड अमाउंट, ये सारे डिटेल मेरी एक्सेल फाइल में है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ये फाइल। फाइल इस डेटा फाइल में देखिए, दे यहाँ पे वो डेटा दिख ही रहा है, एक्सेल की फाइल है। मैंने इसके डेटा को ऐसे यहाँ से कॉपी कर लिया था और फिर उसे एक नई फाइल में डाल के, और फिर इस फाइल को मैंने सीएसवी में सेव कर लिया था। और सीएसवी में सेव करते वक्त, जैसे मैं इसको कर रही हूँ, ये देखिए मैं इसको सेव कर रही हूँ, और इसका नाम जैसे मैंने लिखा सेल्स टू, क्योंकि मेरे पास सेल्स नाम से ऑलरेडी फाइल है। और यहाँ पे मैंने अपना लोकेशन चूज किया और यहाँ से मैंने सीएसवी फॉर्मेट चूज किया और फिर मैंने इसको सेव किया। दिस वर्कबुक कैन नॉट सेव विद द सिलेक्टेड फाइल फॉर्मेट बिकॉज द कंटेंट मल्टीपल शीट्स। ये एक इश्यू है, तो उसके लिए आगे क्लिक करते जाइए तो वो इस पर्टिकुलर शीट को सिलेक्ट करके आपके फोल्डर में, जो कि पांडास ट्यूटोरियल है, उसमें सेव कर देगा। तो देखिए सेल्स टू नाम से आपकी फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। अब यहाँ पे लिखा है द मार्कलेस एक्सटेंशन दैट कैन हेल्प विद सीएसवी फाइल। ये कह रहा है कि आप ऐसे एक्सटेंशन को वीएस कोड में डाउनलोड कर सकते हैं जो सीएसवी फाइल को प्रॉपर दिखाए। फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। अब इसके बाद मैंने जुपिटर नोटबुक लिख के ओपन कर रखा हुआ है। मैं दोबारा खोल देती हूँ आपके सामने। तो मैंने जुपिटर नोटबुक लिखा, और जुपिटर नोटबुक लिखने के बाद ये मेरा मेन पेज खुल गया जुपिटर का, और उसी फोल्डर से खुला है जहाँ पे मेरी सारी फाइलें हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सेल्स जो मेरी पहले से डेटा फाइल थी और जो मैंने अभी आपके सामने एक्सेल से कन्वर्ट की वो फाइल है। तो ये दोनों फाइलें यहाँ होनी चाहिए।
अब यहाँ से मैं एक न्यू पाइथन फाइल या न्यू नोटबुक क्रिएट करूंगी। इस न्यू नोटबुक को जब मैं क्रिएट करूंगी तो ये न्यू नोटबुक पांडास का, अगर आपने मेरे पांडास ट्यूटोरियल नहीं देखा तो पिछली वीडियो पहले देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम जुपिटर नोटबुक क्रिएट करते हैं और उसमें कोड करते हैं। सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ। इसका नाम मैं रख देती हूँ सेल्स, क्योंकि सेल्स है तो सेल्स एनालाइज, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देती हूँ। सेल्स एनालाइजिंग के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम पांडा फाइल को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैंने लिखा इंपोर्ट पांडास एचपीडी, इंपोर्ट नमपाई। नमपाई की जरूरत कभी कभी पड़ जाती है, इसलिए सॉल्व करके रख दे, मतलब इंपोर्ट करके रख देते हैं। और शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो हमारी ये दोनों फाइल इंपोर्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ डेटा नाम का वेरिएबल, जो मेरी इस फाइल को रीड करके इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो पांडा की सहायता से हम रीड करेंगे। पांडा की सहायता से हम सिर्फ लिस्ट, पाइथन की लिस्ट और डेटा फ्रेम से ही अपना डेटा नहीं क्रिएट करते, बल्कि हम लोग एक्सेल, सीएसवी, एसक्यूएल, जेएसओन किसी भी फॉर्मेट फाइल से डेटा ले सकते हैं टैबुलर फॉर्मेट में। तो सीएसवी ऑलरेडी टैबुलर फॉर्मेट होता है, सिर्फ उसको रीड सीएसवी करेंगे। रीड सीएसवी आने की, सॉरी, रीड सीएसवी, और फिर यहाँ पे अपनी फाइल का नाम जो कि है मेरा सेल्स, आपने 2 लिखा था तो देख लेते हैं। ये देखिए सेल्स 2 डॉट सीएसवी, और इसको हम लोग एंटर करके डेटा देख लेते हैं, क्योंकि डेटा आ तो जाएगा। देखिए डेटा आ तो जाएगा बट दिखेगा नहीं, देखने के लिए अलग से डेटा लिखना पड़ता है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिए आपके सामने डेटा आ गया। तो ये वही डेटा है जो एक्सेल में था, जिसे पाइथन ने रीड किया और अपने एक वेरिएबल डेटा नाम के वेरिएबल में, जो कि एक डेटा फ्रेम बन गया। डेटा फ्रेम मैंने पाइथन का, सॉरी, पांडास की एक प्रॉपर्टी है डेटा फ्रेम, जो डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में दिखाता है। तो ये डेटा फ्रेम ही बन गया है। तो आपका डेटा फ्रेम जो है वो डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है, और ये डेटा आप यहाँ पे दिख रहा है। तो ये देखिए ये पूरा डेटा दिख रहा है। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अपनी एनालाइज। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे इस डेटा में, अच्छा पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो डेटा आपको दिख रहा है उस डेटा में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उसने खुद ही अपनी तरफ से एक इंडेक्स लगा दिया है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद से मेरा कॉलम है बिल आईडी, डेट, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, ब्रांड, स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो गई, बर्नार्ड हो गया है, मैं अभी करेक्ट कर लूंगी थोड़ी देर में। क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्राइस पर आइटम, अमाउंट एंड डिस्काउंट, अमाउंट, डिस्काउंटेड अमाउंट, ये है कितना परसेंट डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंटेड अमाउंट। तो ये हमारा डेटा हमें दिख रहा है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे इस डेटा में कितनी रो कितने कॉलम्स हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी होती है शेप। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा डॉट शेप। तो इसने मुझे बताया कि 18 रोज हैं, 0 से स्टार्ट है, 17 तक जा रहे हैं, तो बाकी 18 रोज हैं और 10 कॉलम हैं। 10 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नॉट इंडेक्स। ओके, तो ये हमारे 10 कॉलम है। अब मैं जानना चाहती हूँ इसके पूरी डिटेल, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा इन्फो। तो डेटा डॉट इन्फो लिखने से मुझे इस टेबल की एक इंफॉर्मेशन कंप्लीटली आ जाएगी, लाइक कि वही चीज है कि इसमें कितनी रोज हैं, 0 से 17 इंडेक्सिंग रोज हैं, और मतलब एंट्रीज मतलब रो, और 10 कॉलम है, जिसमें आपके पास पहला कॉलम बिल आईडी है, डेट है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, ये सारे कॉलम है। इन सारे कॉलम में जहां जहां न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका टाइप इंटीजर है, जो स्ट्रिंग या कैटेगोरियल वेरिएबल है उसका टाइप ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि 18 18, और ये है ब्रांड में 15। वाई, चलिए एक्सेल में देखते हैं क्या चक्कर है। तो एक्चुअली क्या है, एक्सेल में ब्रांड नाम का ये जो मेरा कॉलम है, इसमें नन लिखा हुआ है कहीं कहीं। तो कुछ आइटम है जैसे फ्लावर पॉट है या टी शर्ट्स है, इसका कोई ब्रांड नहीं था, ये हैंडमेड क्राफ्ट थे, इसका कोई ब्रांड नहीं था, तो हमने इसको नन लिख लिया। और नन का मतलब पाइथन के अंदर, पांडास के अंदर होता है नल वैल्यू। दैट्स द रीजन कि वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके पास यहाँ
डिस्काउंट में 17 एंट्रीज है, शायद डिस्काउंट में भी कोई वैल्यू छोटी हुई है। यस, ये वैल्यू नल है और ये नन है। इन दोनों का मतलब यहाँ पे नल वैल्यू है, जिसके लिए वो कह रहा है कि ब्रांड में आपके पास 15 एंट्रीज है और डिस्काउंट के अंदर आपकी 17 एंट्रीज है और बाकी सब में 18 वैल्यूज है, यानी बाकी सब में कोई नल नहीं है। अभी और प्रॉपर चेक करने के लिए हम इसकी अगली प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डेटा डॉट एच नल, यानी कि जो भी नल है उसको दिखाइए। अगर मैं इतना लिखती हूँ डेटा डॉट एच नल, तो उससे क्या हो जाएगा, जहां जहां नल है वहां वहां ट्रू हो जाएगा। और ये देखिए जैसे डिस्काउंट में था नल, बाकी सब फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। ये चीज मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही, मतलब एक क्लियरिटी नहीं आ रही। तो इसके लिए हम इस नल के आगे लिख देंगे सम, मतलब जो नल वैल्यू है उसका सम करके मुझे अच्छे से दिखा दीजिए। तो फिर उसने मुझे बता दिया कि देखिए बिल आईडी में आपके कोई नल नहीं है, इसलिए सम 0 है। प्रोडक्ट नेम में कोई नल नहीं है, इसलिए 0 है। लेकिन ब्रांड में आपकी 3 नल थी, जो नन वैल्यू थी वो 3 नल है, इसलिए 15 एंट्री थी। और डिस्काउंट में एक वैल्यू आपकी नल है, इसलिए वो 1 नल है। बाकी सब 0 0, क्योंकि किसी और कॉलम में कोई नल नहीं है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा किस कॉलम में क्या नल है। नल मतलब एक तरीके से हमारा एक जब भी हम डेटा एनालाइजिंग करते हैं तो पहला स्टेप होता है डेटा को क्लीन करना। तो पहले फॉर्म में डेटा रॉ फॉर्म में होता है, मैसी फॉर्म होता है। तो ये नल होना एक मैसी फॉर्मेट है, क्योंकि नल वैल्यू हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, हमारी एनालाइजिंग, हमारे मीन सभी में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, एक गलत प्रोडिक्शन दे सकता है। इसीलिए डेटा एनालाइजिंग करने के लिए या प्रोडिक्शन करने के लिए पहले नल को हटाना बहुत जरूरी है, वरना हमारा डेटा डिस्टर्ब हो सकता है। तो नल्स हैं कितने, अभी ये तो सिर्फ 18 थे। ये डेट रोज 10,000 भी हो सकती थी, 1 लाख भी हो सकती थी, क्योंकि जब आप डेटा सेट्स एक्वेगल से डाउनलोड करते हैं, मैं आपको उसकी भी केस स्टडी बताऊंगी, या फिर अदर वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ डेटा बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम अपने नल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजीली वे में। अब हम चाहें तो नल को डील भी कर सकते हैं, हम ऑब्वियसली नल को डील करेंगे, तो उसके बाद में देखेंगे। पहले अपन आगे बढ़ जाते हैं। ये डिस्काउंट भी एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि परसेंटेज साइन है। अगर इंट होता तो मैं इसे मीन या मीडियन के साथ भी फिल कर देती। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा और इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब मैं डेटा की शुरू की 5 रोज को देखना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा डॉट हेड। हेड का मतलब होता है टॉप 5 देखना। तो उसने मुझे शुरू की 5 रो दिखा दी, जिसमें उसने मुझे बताया कि आपका डिस्काउंट 5 नन 1% 2% 1% इस तरीके का डिस्काउंट है। और डिस्काउंट नल होने की वजह से आपका ये वाला डिस्काउंटेड अमाउंट भी 0 0 हो गया। ओके, अब इसके बाद आते हैं अगले तरफ। नेक्स्ट, अगर मुझे देखना है बॉटम, अच्छा, अगर आप 5 से ज्यादा देखना चाहते हैं तो आप हेड में लिख लीजिए अपनी पसंद की वैल्यू, लाइक आई वांट टू सी 10 टॉप 10 वैल्यू, तो आप हेड में टॉप 10 देख सकते हैं। तो ये शुरू की 10 वैल्यू आपको दिखा दी। अब उसके बाद अगर आपको देखना है डेटा डॉट टेल, तो आप यहाँ पे टेल भी लिख सकते हैं। टेल का मतलब होता है बॉटम, मतलब नीचे से टॉप। तो देख सकते हैं ये नीचे से आपकी टॉप 5 आ गई हैं, यानी बॉटम 5 आ गई हैं। और सेम टेल के अंदर भी अगर आप पैरामीटर पास करते हैं, लाइक आपने 8 पास किया, तो आपको टॉप बॉटम 8 मिल जाएंगी रोज। तो नीचे से आपको रोज दिख जाएंगी। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को देख सकते हैं। अब जब भी हम डेटा देख रहे हैं, तो ये बिल आईडी है और ये इंडेक्सिंग है। तो इस तरीके से ये इंडेक्सिंग हमें क्लियर कर रही है कि हम नीचे से देख रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आगे कई एनालाइजिंग ऐसी आएगी जहां पे ये इंडेक्स वैल्यू कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो उसको भी डील करेंगे। चलिए पहले अपन आगे कुछ और बेसिक कमांड पढ़ लेते हैं। तो लाइक जैसे हमने डेटा को देख लिया, अब अपन अब आगे और चीजें करना चाहते हैं। लाइक मैं डेटा के पर्टिकुलर कॉलम को देखना चाहती हूँ। लाइक मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि प्रोडक्ट नेम और अमाउंट को। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं अमाउंट देखना चाहती हूँ, तो आप डेटा डॉट लगाइए और ए करके टैप कर दीजिए, या फिर आप ओनली टैप कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका अमाउंट या
बी कर दीजिए और टैप कर दीजिए, तो आपका जो ब्रांड जो ब्रनार्ड हो गया है वो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पी करती हूँ और फिर टैप करती हूँ तो ये आपकी हेल्प नहीं करेगा। बताइए क्या वजह हो सकती है? वजह ये है कि आपके इस कॉलम नेम में स्पेस है, तो जहां कॉलम नेम में स्पेस हो जाता है वहां डॉट से एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए। अच्छा, बाकी सारे आपको दिख जाएंगे, देखिए डेट डिस्काउंट दोनों दिख गया, लेकिन यही अगर आप प्राइस पर आइटम का पी फिर से दबाएंगे और फिर से टैप करेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया एक एरे साइन टाइप में, जैसे लिस्ट का साइन होता है वैसे, तो हमने यहाँ पे मेजर ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट नेम, मेरे कॉलम का जो नाम था, जो स्पेस होने की वजह से डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, उसको एंटर किया। तो देखिए उसने मुझे सारे ब्रांड जितने भी मैं यूज कर रही थी सब दिखा दिए। तो ब्रांड सॉरी प्रोडक्ट सॉरी सॉरी प्रोडक्ट नेम है वो सारे दिखा दिए। तो ये सारे मेरे प्रोडक्ट नेम है, जिसमें उसने टीवी दिखाया, ओवन दिखाया, ये सब चीजें दिखाई। अब मैं चाहती हूँ एक साथ प्रोडक्ट नेम और अमाउंट, यानी एक साथ दो कॉलम देखना चाहती हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे डेटा, यहाँ पे हमने एक मेजर ब्रैकेट लगाया। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा आइटम चाहिए तो अब आपको इस मेजर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट पास करनी पड़ेगी, और लिस्ट बनाने के लिए आपको एक और मेजर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और उसके अंदर अब आप टाइप करेंगे अपने कॉलम के नाम। तो आपने यहाँ पे लिया प्रोडक्ट नेम, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, और लिस्ट आपको पता है ये कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। एंड माय सेकंड कॉलम इज अमाउंट, क्योंकि मुझे ये दो वैल्यू चाहिए थी। और जैसे ही मैं एंटर करूंगी आप देखेंगे कि मेरे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, प्रोडक्ट की भी और अमाउंट की भी। पूरी 18 रोज आपके सामने आ चुकी हैं। अब इस तरह से लिस्ट का साइन लगा के आप जितने चाहे उतने कॉलम के डायरेक्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें और आप एक कॉलम को देख रहे हैं उसमें स्पेस नहीं है तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, लेकिन वो एक ही कॉलम के साथ है। मतलब एक तो एक ही कॉलम दिखेगा एक बार में, और दूसरा उस कॉलम के नाम में स्पेस नहीं हो तो ही। लेकिन इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम को एक साथ देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास है, जैसे मैं जानना चाहती हूँ कि भाई मेरे पास ब्रांड्स कितनी हैं या कैटेगरी कितनी है, तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी को चूज किया और इसने मुझे बता दिया कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, इतनी कैटेगरी है। बट ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि ये जितनी बार कोई वर्ड रिपीट हुआ उतनी बार दिखा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितनी कैटेगरी में मेरा बिजनेस हो रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूनिक। आप टैब दबा देंगे, कभी कभी टैब दबाने से नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप खुद लिख दीजिए। तो डेटा डॉट कैटेगरी डॉट यूनिक, यूनिक का मतलब है कि रिपीट जो हो रहा है वो रिपीट ना करिए। तो आपको क्लियर दिखा देगा कि आपके पास तीन कैटेगरी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग एंड अदर्स, जिनके डेटा टाइप ऑब्जेक्ट मतलब कि स्ट्रिंग है। तो ये उसने आपको क्लियर कर दिया कि इतनी कैटेगरी में आप बिजनेस कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारे पास ब्रांड कितनी है। तो उसके लिए फिर से हम ब्रांड में जाते हैं और देखते हैं हमारे पास कितनी ब्रांड है। वही सेम कंफ्यूजन कि सैमसंग सैमसंग रिपीट हो रहा है। आई वांट टू नो हाउ मेनी ब्रांड्स, मेरे पास कितनी ब्रांड का प्रोडक्ट मेरे शोरूम में है। तो सेम चीज आप यहाँ पे फिर से लिखिए यूनिक और फिर उसको एंटर करिए। देन आपको पता चलेगा कि आपके शोरूम में सोनी, सैमसंग, वंडरलैंड, लेविस और नन भी आ चुका है एक, डोंट वरी, वीवा, वेरपुल, एप्पल, एचपी, सैमसंग, ये सब है। अब सैमसंग यहाँ दो बार क्यों आया, क्योंकि एक सैमसंग में कैपिटल एस है और एक सैमसंग में आपका स्मॉल एस है। तो ये एक्सेल में गड़बड़ होने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे होगा ये सेम इशू, या ये देखिए ये है, इस वजह से उसने उसको अलग अलग काउंट किया, नहीं तो वो अलग अलग काउंट नहीं करता। इस तरह की मिस्टेक यहाँ एनालाइजिंग करते वक्त सामने आती हैं।
जिन्हें हमें ठीक कर लेना चाहिए। अगर हम इन्हें ठीक नहीं करेंगे तो ये हमारे डेटा मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, एरर्स क्रिएट करेगा, प्रिडिक्शन पर इम्पैक्ट डालेगा। तो यही प्रोसीजर कहलाता है फीचर इंजीनियरिंग, डेटा रैंगलिंग, डेटा क्लीनिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा एनालाइजिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एल्गोरिथम बनाने से पहले, मशीन लर्निंग करने से पहले। डेटा एनालाइजिंग, या अगर आप अकेले डेटा एनालाइजर भी हैं तो भी ये इंफॉर्मेशन आपके लिए, ये स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि हमने चीजें पता कर ली कि नल्स कहाँ पर है, गलत वैल्यू कहाँ पर है। ऐसे ही हमें ना हर कॉलम को चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई इश्यू हुई तो नहीं है। तो हमने देखा कि हमारे पास अमाउंट है और कितने कॉलम्स है हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, ब्रांड है, और ये सब चीजें, ये प्राइस पर आइटम वगैरह न्यूमेरिकल है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट, ये कहाँ पर है, ये सब कहाँ है। तो मैंने क्या किया, एक और ऑप्शन लिया जिसका नाम है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब जो है वो ओनली आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम करता है। तो इस डेटा के अंदर वो कॉलम जो इंटीजर फॉर्मेट होंगे उसको पूरा डिस्क्राइब करेगा। कैसे, देखिए, ये आपके, देखिए बिल आईडी न्यूमेरिकल थी इसलिए उसने रख लिया। अदरवाइज क्वांटिटी, प्राइस पर आइटम, अमाउंट एंड डिस्काउंटेड अमाउंट, इन सब का डिस्क्रिप्शन उसने आपके सामने दिया। कैसे, उसने ये बताया कि आपके पास टोटल कितनी एंट्री है। अमाउंट को अपन कंसिडर करते हैं, जिसमें आपका मीन यानी आपका एवरेज अमाउंट कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। हम स्टैंडर्ड डेविएशन को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे क्योंकि डेटा एनालाइजिंग के अंदर स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक का ही एक पार्ट है। वो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले चैप्टर्स में, अपने नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में। और स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू एक्चुअली में हम ये जानते हैं कि हमारे डेटा का फ्लो क्या है, हमारे मीन और डेटा के बीच में जो वेरिएंस है वो कितना है, वो जानने के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसने बताया कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, तो मीन इतना है, तो ये डिफरेंस बता रहा है कि इतना वेरिएंस है। मिनिमम आपका 5950 है। 25% तक आपका अमाउंट इतना था, 50% पे जाकर आपका अमाउंट इतना हो गया, 75% पे जाकर आपका अमाउंट इतना हो गया, और नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी है वो ये है, और ये आपके सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो मतलब आपके डेटा में इतना डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा डेटा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इससे मुझे अपने डेटा का नेचर समझ आता है। तो इस तरीके से ये आपके सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स को डिस्क्राइब कर देता है। तो इस तरीके से पांडा की इस सीरीज में हमने ये सीखा कि किस तरीके से हमने एक डेटा टेबल को यहाँ लाए और उसके हर कॉलम को हमने एनालाइज करके उसकी समस्याओं को जाना, मतलब उसमें नल्स कितने हैं, गलत वैल्यू कौन सी है, और उसका कौन कौन से डेटा में वेरिएंस हैं, ये सब हमने कुछ कमांड, जो पांडा के कुछ कमांड है उसके जरिए समझने की कोशिश की। बट ये बहुत बेसिक कमांड है। आगे हम इन कमांड के थ्रू ही अपने डेटा की गलत वैल्यू को ठीक करेंगे, अपने नल्स के साथ काम करेंगे। तो वीडियो, अगर मैं सारे कमांड इसमें बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में बताऊंगी इसको और कैसे क्लीन करेंगे, यानी नल्स को कैसे ठीक करेंगे, गलत वैल्यू को कैसे ठीक करेंगे, और अगर किसी कॉलम को करेक्ट करना है तो कैसे उसे करेक्ट करेंगे। ये सब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।